आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट से अम्ल, क्षार और लवण। यह है दूसरा चैप्टर है। अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं अम्ल, क्षार क्या होते हैं। अम्लों के बारे में हमने पढ़ा है, अम्ल खट्टे होते हैं और ये सभी खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। अम्ल खट्टे होते हैं, ये इसका भौतिक गुण है। ये खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। तो अम्लों के बारे में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो खट्टे होते हैं। अब दूसरा, अम्ल और क्षार दोनों अलग अलग हैं। अम्ल अलग क्रिया करते हैं और क्षार अलग क्रिया करते हैं। हम ये कहें कि अम्लों के भौतिक गुणों में हम ये देखते हैं कि लिटमस पेपर, अगर हम लिटमस पेपर पर अम्ल डालते हैं तो लिटमस पेपर का रंग बदल जाता है। लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर एक लीचेन नामक पौधे से निकलता है। लीचेन ये बैंगनी रंग का होता है। जिस समय ये निकलता है उस समय ना तो ये अम्लीय होता है ना ये क्षारीय होता है, लेकिन यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ अलग अलग क्रियाएं देता है। अगर हम यह कहें कि ये अम्ल के साथ क्रिया करके क्या देता है, अगर हम इसकी क्रिया अम्ल के साथ कराएं तो ये नीले लिटमस पेपर को, एक लिटमस पेपर होता है, फिल्टर पेपर को हम जो लीचेन से जो लिटमस विलयन निकलता है उसमें डालते हैं तो उसका रंग नीला होता है। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल कर देता है। तो इस तरह से हम लिटमस को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो लिटमस पेपर से हम पता लगाते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय। तो इसलिए हम लिटमस पेपर को सूचक कहते हैं, क्योंकि यह अम्ल के बारे में भी सूचना देता है और क्षार के बारे में भी सूचना देता है। तो इसलिए हम इसका एक दूसरा नाम अम्ल क्षार सूचक है। अम्ल क्षार सूचक। तो सूचक क्या है? तो सूचक के बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं। सूचक क्या है? सूचक अम्ल और क्षार के, ये बताता है कि अम्ल है या क्षार है, जानकारी देता है सूचक हमें। तो अगर हम सूचक करें, सूचक द्वारा हम अम्ल या क्षार के बारे में पता करते हैं। सूचक ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। सेकेंड, संश्लेषित सूचक। संश्लेषित होता है मानव निर्मित, जो इंसान ने बनाया हो, मानव निर्मित सूचक। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति ने हमें दिया है, जैसे कि लिटमस विलयन। लिटमस विलयन लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है, जो प्रकृति द्वारा हमें दिया जाता है। तो हम इस तौर पे एक उदाहरण लिख सकते हैं। लिटमस विलयन
और एक दूसरा उदाहरण हल्दी। हल्दी भी एक सूचक है। हम देखते हैं कि अगर कपड़ों पर सब्जी के दाग लग जाएं, तो जैसे ही हम उसे साबुन से धोते हैं, साबुन जो कि क्षार होता है, तो उसका रंग लाल भूरा हो जाता है। लाल भूरा, जैसे ही हम क्षार से इसे धोते हैं, इसका रंग लाल भूरा हो जाता है। लेकिन क्षार से धोने के बाद जैसे इसे हम जल में डालते हैं और धोते हैं, तो इसका रंग पीला हो जाता है। तो क्षार के साथ क्रिया करके लाल भूरा और अम्ल के साथ क्रिया करके पीला रंग देता है। तो इस तरह से हल्दी भी एक सूचक है। इसे हम अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं। तो अम्लों के बारे में हमने देखा कि अम्ल खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये इसका भौतिक गुण, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। फिर हमने सूचक के बारे में पढ़ा। सूचक हमें अम्ल या क्षार होने की जानकारी देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक में जैसे मेथिल ऑरेंज, जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, फिनोल्फथालीन, फिनोप्थेलीन, ये संश्लेषित सूचक है। ये भी अम्ल क्षारों के बारे में जानकारी देते हैं। अब हम करते हैं क्षारों के बारे में। क्षार कड़वे होते हैं। क्षार कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। नीला कर देते हैं। सूचक द्वारा अगर हम क्षार से क्रिया कराएं तो बताता है कि यह क्षार है। जैसे हमने हल्दी को क्षार के साथ क्रिया कराई तो उसका रंग लाल भूरा हुआ था। तो हल्दी भी एक सूचक है, इसलिए यह अम्ल और क्षारों के बारे में जानकारी देते हैं। लवण, जब हम अम्ल क्षार की क्रिया कराते हैं, अम्ल क्षार की क्रिया से नमक बनते हैं। नमक बनता है जो कि लवण है। अगर हम अम्ल लें HCl प्लस NaOH, तब नमक बनता है। ये है नमक। तो अम्ल और क्षार की क्रिया करने के बाद लवण प्राप्त होता है। हम कुछ उदाहरण लिखेंगे अम्ल क्षारों के। जैसे अम्ल के हम उदाहरण लिखे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। क्षारों के कुछ उदाहरण दें। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। लवण जैसे NaCl, और मैं अगर यहाँ ये नाइट्रिक एसिड ले लूँ, या हम दूसरा ले लेते हैं H+2,
NaHSO4, ये लवण। तो अम्लों के बारे में हमने रासायनिक सूत्र देखे क्षारों के और लवणों के। तो इस तरह हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ा, और अब हम अम्ल क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पहले करते हैं अम्लों के रासायनिक। अम्लों के रासायनिक गुण। अम्ल क्रिया करने के बाद कौन कौन से पदार्थ देंगे? जब वो धातु के साथ क्रिया करेंगे, जब वो धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगे या धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे। उसके बाद क्रिया करने के बाद कौन सा पदार्थ बनता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले लेते हैं अम्लों की धातु के साथ क्रिया। अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया। जो हमने अम्लों के रासायनिक सूत्र लिखवाए और क्षारों के रासायनिक सूत्र लिखवाए, उनको याद करना है। याद करने के बाद ये रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत आसान हो जाएगी। तो अम्लों की धातु के साथ क्रिया, जब हम किसी अम्ल की किसी धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है? जब हम अम्ल की धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो हमें लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये हमें याद करना है। जब हम किसी अम्ल की किसी धातु के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये याद रखना है। जिस तरह अगर मैं यहाँ कोई अम्ल लूँ, जैसे HCl, हमने एक धातु ली सोडियम, उसके बाद हमें हाइड्रोजन गैस को निकालना है, ये याद रखना है, हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन के दो कितने अणु हैं? 2। तो इस तरह से अगर हम ये कहें यहाँ 2, तो यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी संतुलित करने के लिए। और अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ Cl के भी 2 होंगे, लेकिन अन्य के पास क्या है? 1। तो यहाँ 2 से भी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इस तरह हमें NaCl के 2 अणु प्राप्त होते हैं और इक्वेशन भी बैलेंस होगी। जैसे H के कितने? 2, यहाँ H के कितने? 2, सोडियम के 2, सोडियम के 2, Cl के 2, और ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई। तो अम्ल की धातु के साथ क्रिया करने पर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये क्या है? लवण। हम दूसरे उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे नाइट्रिकम HNO3 प्लस सोडियम। फिर हमें ऐसे ही करना है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करनी। प्रयोगशाला में जैसे हम करते हैं तो वहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये ऐसे ही 2, तो 2NaNO3, ये भी लवण। काफी हम रिएक्शन ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल को अगर हम लिखें, एसिटिक अम्ल की क्रिया कैल्शियम से कराई, कैल्शियम से। तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम की क्रिया कराने पर इसके 2 अणु लेते हैं, तो इस तरह से H2 बाहर निकल ये, और जो बाकी बचा CH3 COO, ये है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। तो ये इतनी अभिक्रिया हमने समझने के लिए कि परीक्षाओं में हम एक उदाहरण दे सकते हैं, कोई सा जो भी अच्छा लगे। तो किसी अम्ल की किसी धातु के साथ क्रिया करने पर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लिख सकते हैं हम, जब किसी अम्ल की
क्रिया किसी धातु से कराते हैं तो लवण व हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो याद रखना है अम्ल की धातु के साथ क्रिया, इसको भूलना नहीं है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस तरह से हमने अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराई और ये निम्न अभिक्रिया की। ये बहुत आसान अभिक्रिया है, आपको ये याद रखनी है, आने वाले समय में बहुत काम आएगी। उससे पहले ही रासायनिक सूत्र याद होने बहुत जरूरी है, नहीं तो ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। अब लेते हैं अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। जब हम किसी अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट, जब किसी अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण, जैसा पहला बनाया था हमने ऐसे ही करना है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये हमें याद करना। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। जैसे अगर हम HCl की क्रिया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराए, कैल्शियम Ca जो कि धातु, कार्बोनेट CO3, तो धातु कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे हमने लिया अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, CaCO3, तो हमें क्या बाहर निकालना है, देखो जैसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बाहर निकालें। दूसरा हमें H2O निकालना है, जबकि हमारे पास क्या है, केवल H, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और H2O ऐसे। अब जो शेष बचता है उसे हम ज्वाइन कर देंगे CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। रासायनिक सूत्र याद करना बहुत जरूरी है, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरह से अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। जैसे हम इसकी दूसरी अभिक्रिया कराएं, जैसे कि अम्ल की हम कोई और धातु कार्बोनेट लेते हैं, जैसे हम धातु कार्बोनेट, या दूसरा हम ये भी कह सकते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO2 जल, ये निकालना है हमें, जरूर निकालना। तो यहाँ जल के लिए 2 H2O CO2, तो हमें NaHCl
NaH, या हम ये कह सकते हैं Na, सॉरी अगर हम दो ना करें ये रासायनिक सूत्र गलत हो जाएगा, HH2O और ये लवण NaCl। फिर से CO2 निकलेगा, एक और आ गया H और H, H2 और एक O H2O और ये क्या NaCl। तो इस तरह किसी अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया भी लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो लिख सकते हैं, जब किसी अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो लवण, जल व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इसे अम्ल, धातु कार्बोनेट, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। हमने एक अम्ल लिया HCl, एक धातु कार्बोनेट लिया CaCO3, जो लवण बनता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हमने एक अम्ल लिया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, तो नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। अब हम अगले रिएक्शन करते हैं धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। धात्विक ऑक्साइड जैसे ZnO, Zn धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्लों की क्रिया। जब किसी अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया लवण और जल बनता है। धात्विक ऑक्साइड जैसे कि ZnOCuO धात्विक ऑक्साइड, ये हम जिंक ऑक्साइड, हमें जल प्राप्त करना है तो यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और जो शेष बचता है ZnCl जो कि एक लवण है, जिंक क्लोराइड। दूसरी क्रिया अगर हम करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया अगर हम कॉपर ऑक्साइड के साथ कराएं तो हमें जल, तो रासायनिक सूत्र इस तरह से तो हम सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं H2SO4, तो यहाँ से इस तरह से जल बाहर हो गया और कॉपर सल्फेट प्राप्त हो गया।
कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक है, अगर ऐसे हम ये कराएं तो हमें जल और CuCl2 प्राप्त होगा। तो किसी अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ कराने पर लवण और जल प्राप्त होता है। तो कोई भी रासायनिक समीकरण आप याद कर सकते हैं जो एक सौ में आप लिख सकते हैं। अब अगर हम अम्ल की क्रिया क्षार से कराएं, अम्ल की क्रिया क्षारों के साथ कराने पर क्या होता है? किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण व जल प्राप्त होता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। परीक्षाओं में ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से आती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल की क्षारों के साथ क्रिया। जब किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण व जल प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, आपको याद रखना, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण, जैसे हमने कोई अम्ल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार ले लिया NaOH, इसकी हमने आपस में क्रिया कराई तो हमें जल तो अवश्य प्राप्त होगा और जो शेष बचता है उसे हम जोड़ देंगे। जैसे ये तो क्या हुआ, NaCl, नमक हमें प्राप्त होता है जिसे हम लवण कहते हैं। ये एक हम CH3COOH एसिटिक अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराएं तो यहाँ से ये जल बाहर है और शेष जो बचता है उसे हम जोड़ दें, CH3COON प्लस जल। ये सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस जल प्राप्त होता है। और किसी क्षार को लेते हैं, ऐसा करने से किस तरह से रिएक्शन होंगे, H2O हम यहाँ से ही बाहर निकालते हैं और इसके लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, CH3COO Ca इसके साथ क्रिया करके लवण बनाएगा, H2 तो ये होगा 2H2। अब ये इक्वेशन बैलेंस होगी। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और CH3COO ये भी कितना होता है, माइनस के 2, तो इसलिए इसके हमने 2 अणु लिए और ये इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ क्रिया करने पर लवण व जल प्राप्त होता है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ कराने पर लवण व जल प्राप्त होता है। लवण मतलब सॉल्ट, नमक। तो इस तरह से हम लोग के हमने रासायनिक गुण और उनके विक्रिया की। अब हम क्षारों के रासायनिक गुण लिखेंगे। क्षारों के रासायनिक गुण ज्यादा नहीं है, इनकी बहुत ही कम अभिक्रिया है।
एक बार फिर से हम बताएं कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और इसी की रिएक्शन यहाँ भी हम कर सकते हैं। कई उदाहरण दिए हैं। अब हम करते हैं क्षारों के रासायनिक गुण। क्षारों के रासायनिक गुण। क्षार जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्षार होते हैं। क्षारों के रासायनिक गुण। अगर हम क्षारों की क्रिया अधात्विक ऑक्साइड से कराएं, पहले हमने क्रिया अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ कराई थी, तो क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ। अधात्विक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हमने क्षार लिया, सोडियम पहले लिख देते हैं, क्षार प्लस अधात्विक ऑक्साइड, लवण में जल। क्षार की क्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ करने पर लवण में जल प्राप्त होता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की हम क्रिया करें तो यहाँ से जल बाहर H2O, तो बचता क्या? कैल्शियम, एक O यहाँ से बचा, ये CO2, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बन जो कि लवण। तो किसी क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण में जल प्राप्त होता है। तो लिख सकते हैं किसी क्षार की क्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ करने पर लवण में जल प्राप्त होता है। ये हमने इसकी रिएक्शन देखा है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया लवण में जल प्राप्त होता है। इसके बाद हम क्षारों की क्रिया अम्लों के साथ कर सकते हैं, जैसा कि हमने अम्लों की क्रिया में क्षारों के साथ अभिक्रिया दिखाई, जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ हम क्षारों की क्रिया अम्लों के साथ करें या अम्लों की क्रिया क्षारों के साथ करें, एक ही बात है, दोनों अभिक्रियाएं एक ही है। तो यदि हम अब इसे अम्लों के साथ क्रिया करें तो हम सेम रिएक्शन करेंगे जैसे कि हमने अम्लों में क्षारों के साथ की थी। तो इस तरह से क्षारों की रासायनिक गुण भी हमने लिख दिए और इन्हें बहुत अच्छी तरह से याद करना है। ऐसी अभिक्रिया करने से पहले आपको रासायनिक सूत्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो रासायनिक सूत्र याद कीजिए और ये अभिक्रियाएं आसान तरीके से सॉल्व कीजिए, जो कि परीक्षाओं में अक्सर आती रहती हैं। इनसे हमें प्रयोगशालाओं में भी बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा कि हम किसी धातु की क्षार के साथ क्रिया कैसे करें, किसी अम्ल की क्षार के साथ क्रिया कैसे करें।